अब हम बात करते हैं कि गूंगा सिनेमा बोलने लगा। तो सबसे पहले कौन सी फिल्म में बोला, या दुनिया की कौन सी फिल्म है जिसको हम टाकी फिल्म के नाम से पुकार सकते हैं? तो 1927 में अमेरिका में एक फिल्म बनी द जाज सिंगर, लेकिन ये पार्टली साउंड थी, यानी कहीं कहीं बोलती थी और कहीं कहीं साइलेंट हो जाती थी। साउंड की टेक्निक अभी भी पूरी तरह से नहीं पाई थी, तो पार्टली साउंड थी। लेकिन इसी सन में फिर एक दूसरा और प्रयोग हुआ और एक फिल्म बनी द मेलोडी ऑफ लव। ये 1928 में बनी और 1929 में भारत आई, कलकत्ता और बम्बई में एक्सेलसियर सिनेमा में उसको आर्देशिर ईरानी नाम के एक फिल्म डायरेक्टर ने देखा, जो फिल्म इंपीरियल फिल्म कंपनी के मालिक थे। उन्होंने इस फिल्म को अपने साथियों के साथ देखा और वो कोशिश भी कर रहे थे कि फिल्मों में आवाज़ आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की बातें उनके कानों तक आ गई थी कि वहाँ पर सिनेमा बोलने लगा है। तो उन्हें लगा कि भारत में भी सिनेमा को बोलना चाहिए। तो उन्होंने जब मेलोडी ऑफ लव फिल्म देखी तो उसको देख करके अपने 3 साथियों के साथ वो लंदन गए। लंदन में 3 महीने तक रहे और उन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड ट्रांसफ़र और साउंड डिज़ाइनिंग की सारी तकनीकें सीखी। और तकनीक सीखने के बाद वहाँ के भी 1-2 टेक्नीशियन को अपने साथ लेकर के आए कि यदि भारत जाकर के किसी प्रकार की तकलीफ़ हुई या कोई कठिनाई आई तो क्या किया जाएगा। तो वो टेक्नीशियन भी लेकर के आए और उन्होंने आलम आरा फिल्म की शूटिंग बाकायदा शुरू की और आलम आरा में पूरी तरह से साउंड उन्होंने डाला। और 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती फिल्म लोगों ने देखी। उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। जिस तरह से पहली फिल्म आई थी ल्यूमियर ब्रदर्स की और लोग दौड़ पड़े थे फिल्म देखने के लिए, उसी तरह से चमत्कार की तरह उन्होंने लिया कि अब गूंगा बोलने लगा है, गूंगा गाने लगा है, गूंगा चिल्लाने लगा है। और आलम आरा को देखने के लिए चारों तरफ से लोग आए। और आर्देशिर ईरानी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई, जिसमें 8 गाने थे और पहला गाना उसमें WM खान, वजीर मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने गाया था, दे दे खुदा के नाम पे बंदे, गर हिम्मत है देने की। तो ये भारत का पहला गीत है जो आलम आरा में था। और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर थे, जयराज थे, जुबेदा थी, मास्टर विट्ठल थे, जिल्लो थी। उस समय के जो साइलेंट सिनेमा के सुपरस्टार थे वो सभी इस आलम आरा में काम करते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आलम आरा का आज कोई भी प्रिंट अवेलेबल नहीं है। कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ स्टील चित्र हमें या पोस्टर्स फिल्म इतिहास की किताबों में देखने को मिलते हैं। अब यदि भारत की पहली फिल्म पेश करने को कही जाए तो वो है प्रभात फिल्म कंपनी की अयोध्याचा राजा या अयोध्या का राजा। प्रभात हमेशा बाइलिंगुअल फिल्में बनाता था, 2 भाषाओं में, मराठी में भी और हिंदी में भी। तो इस तरह से फिल्मों को आवाज़ मिल गई, सारे संसार का सिनेमा भी बोलने लगा और भारत का सिनेमा बोलने भी लगा और उसके साथ साथ गाना भी गाने लगा। इसलिए फिल्मों में गाने एक कंपलसरी एलिमेंट की तरह हो गया, जिससे आज तक हम पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। भले VR चोपड़ा ने 1960 में कानून बगैर गीत वाली फिल्म बनाई थी, या कमल हसन की फिल्म पुष्पक आई थी, उनमें गाने नहीं थे, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट हो गए हैं अब। लेकिन हर फिल्म में गाना, गीत, संगीत एक तरह का अनिवार्य तत्व हो गया। तो अब हम इन 3 फिल्म कंपनियों की चर्चा करेंगे जिनके कारण बॉलीवुड आज इतने विशाल आकार में आ सका है। और ये एक तरह से नींव के पत्थर रहे हैं और इन्होंने जो मापदंड स्थापित किए फिल्म मेकिंग के लिए, जितना भी जो किया, उसी को आधार आने हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने फिल्म की लैंग्वेज और ग्रामर लिखी है, जिसको बाद के लोगों ने देखा और अपनाया है। तो प्रभात फिल्म कंपनी, जैसे मैंने बताया कि V शांताराम और उसके 4 पार्टनर थे, तो वो पूना आ गए और पूना आकर के उन्होंने 2 भाषाओं में फिल्में बनाई, मराठी और हिंदी। और सारे माइथोलॉजिकल फिल्में ही उन्होंने सब्जेक्ट लिए, क्योंकि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ऐसे होते थे कि पर्दे पर आते ही दर्शक उनको पहचान जाते थे, शिक्षाप्रद होते थे, लोगों की उनके प्रति विश्वास और आस्था थी। तो सिनेमा देखना, लोग ये भी सोचते थे कि इस प्रकार से हम भगवान के, देवी देवताओं के दर्शन भी सिनेमा घर में कर सकेंगे। तो प्रभात ने इस तरह से अयोध्या का राजा, अमृत मंथन, अमर ज्योति, आदमी, दुनिया न माने, पड़ोसी,
ये तमाम फिल्में उन्होंने 1931 से लेकर के 41 तक बनाई। और प्रभात का सिनेमा है वो सामाजिक सरोकार यानी सोशल कमिटमेंट का सिनेमा है। शांताराम हमेशा कहते थे कि जो भी सृजनधर्मी है, जो क्रिएटर है, जो समाज से लेता है, उसे जब उसकी स्थिति आ जाए तो उसे समाज को लौटाना भी चाहिए। तो शांताराम ने अपनी फिल्मों में सारे ऐसे लोगों को शिक्षित किया है। और उस समय की जो बुराइयां हैं, जैसे उस समय नरबली थी, तो नरबली को मिटाने के लिए उन्होंने अमृत मंथन फिल्म बनाई और अमृत मंथन के जरिए ये सीख दी कि नरबली एक बुरी परंपरा है, इसको बंद करना चाहिए। दुनिया न माने में उन्होंने बेमेल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई कि 12 साल की लड़की की शादी 60 साल के बूढ़े से कर दी जाए। इस तरह का चलन उन दिनों समाज में था, एक कुरीति के रूप में, अंधविश्वास के रूप में फैल रहा था। तो उन्होंने दुनिया न माने के जरिए वो फिल्म बनाई और बेमेल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। फिल्म आदमी में उन्होंने वेश्या उद्धार की बात की। फिल्म पड़ोसी में उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की। अमर ज्योति में उन्होंने स्त्री स्वातंत्र की बात की। तो शांताराम ने हमेशा अपने समय से आगे का सिनेमा बनाया और दोनों भाषाओं में वो फिल्में बनाते रहे और अपना जो सामाजिक सरोकार था उसको सिनेमा में उन्होंने बराबर कायम रखा। तो ये प्रभात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 30s में जब हमारे देश में कई प्रकार की कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, बुराइयाँ, सती प्रथा, बाल विवाह, लड़की का जन्म होते हत्या कर देना, बेमेल विवाह, विधवा विवाह नहीं होने देना था, इन सब के खिलाफ उन्होंने फिल्में बनाई और नव जागरण का संदेश दिया। तिनं मला तिथं बघितलं आणि रे तू कुठं आहेस हे सांगाया पै मला तो पैसे भी देत होता। पैसे देत होता? मी त्याला काय भी सांगितलं नाही। उनकी दहेज फिल्म जब रिलीज हुई, जो दहेज के विरुद्ध थी, तो बिहार की विधानसभा में सबसे पहले दहेज के खिलाफ कानून बना। तो एक फिल्म माध्यम में कितनी ताकत होती है कि एक फिल्म के जरिए आप असेंबली में कानून बनवा सकते हैं। भारत सरकार ने दहेज के खिलाफ जो कानून बनाया वो 1955 में बना, लेकिन बिहार विधानसभा दहेज फिल्म देख करके 40s में ये कानून बना चुकी थी। तो इस तरह से शांताराम का सिनेमा समाज को बहुत कुछ देता है और आज भी उनकी ये जो 3 फिल्में हैं, दुनिया न माने, आदमी और पड़ोसी, क्लासिक फिल्म की श्रेणी में मानी जाती है। दूसरी बड़ी कंपनी है, जब ये पूना में थी तब कलकत्ता में, ईस्टर्न इंडिया में सिनेमा का फैलाव नहीं हुआ था, तो BN सरकार नाम के व्यक्ति ने न्यू थिएटर की स्थापना की 1930 में। और न्यू थिएटर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि ईस्टर्न इंडिया में जो पूर्वी भारत है, जो दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ पर सिनेमा का कल्चर नहीं गया था, वहाँ कलकत्ता में उन्होंने उसकी नींव रखी। और न्यू थिएटर ने का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में बनाई। बंकिम बाबू के उपन्यास पर, शरद बाबू के उपन्यास पर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास पर, यानी बंगाल का जो साहित्य है उस पूरे साहित्य को उन्होंने सेलोलाइट पर ट्रांसफ़र किया और लोगों को बताया कि भाई देवदास, जैसे देवदास उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने भाषाएं सीखी, जिनको बंगला नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखकर देवदास उपन्यास पढ़ा। तो उन्होंने देवदास को पर्दे पर साकार कर दिया कि जिस देवदास को आप इतने बरसों से पढ़ रहे हैं वो देवदास इस प्रकार का है और उसकी कहानी पर्दे पर ऐसे चलती है। पार्वती, ज्यादा खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे इंसान मगरूर हो जाता है। देखती हो चांद के चेहरे पर भी दाग है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर भी एक दाग का होना जरूरी है। छी, रो मत पार्वती, आज आखिरी मुलाकात के वक्त अपनी निशानी ये दाग तुम्हारे चेहरे पर दिए जाता हूँ। कभी कभी ये खूबसूरत चेहरा आईने में देखोगी तो ये तुमने क्या किया देवदास? कल ही मेरी शादी। तो साहित्य का रूपांतरण किया। और दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत अच्छे डायरेक्टर दिए, नितिन बोस, देवकी बोस, विमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी, ये सब न्यू थिएटर में काम करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी वहाँ पर फिल्म एडिटर थे, विमल राय वहाँ पर सिनेमाटोग्राफर थे, प्रमथेश चंद्र बरुआ वो एक्टिंग भी करते थे और साथ साथ डायरेक्शन भी करते थे। नितिन बोस और देवकी बोस बाद में बम्बई भी आए और उन्होंने वहाँ भी काम किया। और जो विमल राय ने वहाँ पर देवदास फिल्म की जब सिनेमाटोग्राफी की, बांग्ला भाषा में और हिंदी भाषा दोनों में, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि यदि कभी वो भविष्य में फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने तो एक बार देवदास जरूर बनाएंगे।
1955 में जब बिमल राय प्रोडक्शन आरंभ हुआ तो उन्होंने दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजंती माला को लेकर के एक बार देवदास फिल्म बनाई। देवदास पर अब तक 17 टाइम्स फिल्में बन चुकी है और सबसे अच्छा जो देवदास माना जाता है वो विमल राय का ही देवदास है, क्योंकि जैसा उपन्यास में देवदास दिखाया गया है, लिखा गया है, वैसा का वैसा ही देवदास उन्होंने उठाकर पर्दे पर पेश किया है। इतना रूप अच्छा नहीं है, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप सिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है। आओ तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। ये तुमने क्या किया देवदास? डरो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, तो नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास कुछ नहीं पारो। तो न्यू थिएटर ने के.एल. सहगल जैसे कलाकार दिए, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, पहाड़ी सान्याल, कानन देवी, ये सारे केदार शर्मा जैसे लेखक, ये सब देवदास की प्रोडक्ट है। और बाद में एक के बाद एक सब बम्बई आते गए। बम्बई आकर ऋषिकेश मुखर्जी का बैनर काम करता है, विमल राय का बैनर काम करता है, दूसरे लोगों के बैनर काम करते हैं। तो न्यू थिएटर ने पूर्वी और उत्तर भारत में सिनेमा की नींव रखी और उसके साथ साथ बम्बई को उसने कई कलाकार, टेक्नीशियन और डायरेक्टर वगैरह दिए, तो ये उसका बड़ा योगदान रहा। और इस तरह से न्यू थिएटर भी 1950 तक चलती रही, प्रभात फिल्म भी 1950 तक चलती रही। अब जो तीसरी बड़ी कंपनी है जो बॉलीवुड की एक न्यू का माइलस्टोन मानी जाती है, वो है बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज का जन्म वैसे तो बम्बई में ही हुआ, लेकिन उसकी जो धारणा थी, उसका जो कॉन्सेप्ट था, वो लंदन में तैयार हुआ। वहाँ पर हिमांशु राय जो कलकत्ता के एक बंगाली युवक थे, पढ़ने के लिए गए थे और ड्रामा में उनकी बहुत रुचि थी। और वहाँ पर वो फिल्म फ्रेंच ऑस्टिन के साथ में एक जर्मन जो दो भाई थे, ऑस्टिन ब्रदर्स, उनके साथ में काम करते थे, फिल्में बनाते थे। तो उनकी मुलाकात वहीं पर देविका रानी से होती है। देविका रानी भी पढ़ने के लिए लंदन गई थी, दोनों का वहाँ परिचय होता है। और वहीं पर वे कर्मा, थ्रो ऑफ डायस और सिराज नाम की 3 फिल्में बनाते हैं। और वो बनाने के बाद में उनके मन में भावना आती है कि भारत जा कर के सिनेमा का स्टूडियो बनाना चाहिए और भारत में ही रहकर फिल्में बनाना चाहिए। तो कई टेक्नीशियन को लेकर के, देविका रानी को लेकर के दोनों ने वहाँ पर शादी भी कर ली थी। 1929 में भारत आए और 1934 में मलाड के इलाके में उन्होंने ज़मीन खरीदी और बॉम्बे टॉकीज की बाकायदा नींव रखी। बॉम्बे टॉकीज भारत की पहली लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर बेचे गए थे और 40 लाख रुपए उससे जुटाए गए थे और तमाम बड़े लोगों को उन्होंने उसमें जुटाया और फिल्में बनी। तो लेकिन बॉम्बे टॉकीज ने अपना एक अलग उद्देश्य रखा। उसका उद्देश्य ये था कि सिनेमा सिर्फ इंटरटेन करेगा और इंटरटेनमेंट के अलावा हमको कोई सोशल कमिटमेंट नहीं चाहिए, किसी तरह को एजुकेट हम दर्शकों को नहीं करना चाहते, हम हल्की फुल्की मनोरंजन की फिल्में बनाना चाहते हैं। और उसी प्रकार की फिल्में उन्होंने बनाई। जवानी की हवा है, जीवन नैया है, अछूत कन्या है। अछूत कन्या फिल्म उन दिनों गांधी जी का जो अछूतोद्धार का आंदोलन चल रहा था उससे प्रेरित है। इसके अलावा कंगन है, बंधन है, झूला है, किस्मत है। किस्मत फिल्म उनकी बहुत अच्छी फिल्म मानी जाती है, जिसमें कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना है, दूर हटोए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। 1943 में रिलीज़ हुई थी और कलकत्ता के एक थिएटर में 3 साल तक लगातार चली थी। और इस गाने को बैन कर दिया गया था। जो कवि प्रदीप है वो उज्जैन ज़िले के बड़नगर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और उन्होंने दूर हटोए दुनिया वालों जब लिखा और सेंसर के लिए फिल्म गई तो उन्होंने कहा कि ये आप भारत, हम अंग्रेज़ों को ही कहते हो कि भारत छोड़ करके आप जाइए, क्योंकि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन उन दिनों चल रहा था और क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत जोरों पर था 1942 में। और उसी समय ये 43 में फिल्म आई तो अंग्रेजों ने इस गाने को पास करने से इनकार कर दिया।
फिर कवि प्रदीप ने एक दूसरी लाइन लिखी, तुम जर्मन हो या जापानी। उनने अंग्रेज़ों के जो सेंसर बोर्ड में अधिकारी थे उनको समझाया कि महाराज हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप दूर हटो, हम तो जर्मन और जापानी को कह रहे हैं कि दूर हटो और आप यहाँ से जाओ। जर्मन और जापान अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ आप लाइन आपकी ठीक है, अब ये गाना ठीक है, और उस तरह से वो गाना पास हुआ और वो नेशनल एंथम की तरह वो गाना उस समय देश में गली गली मोहल्ले और स्कूलों में गाया जाता था। तो बॉम्बे टॉकीज की इस तरह से लगातार रोमांटिक फिल्में बनी, एंटरटेनिंग फिल्में बनी, म्यूज़िकल फिल्में बनी। अशोक कुमार, लीला चिटनीस और तमाम जो कलाकार हैं, शशधर मुखर्जी, कवि प्रदीप, गोपाल सिंह नेपाली और भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी, ये सब बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्ट है और बाद में आगे जा कर के भारतीय सिनेमा को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो यदि हम भारतीय सिनेमा के इतिहास को अंडरलाइन करते हैं तो इन 3 कंपनियों का इतिहास जानना और इनको पढ़ना, इनकी फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है। और बाद की जो पीढ़ी है, जो आज़ादी के बाद का सिनेमा जिन्होंने देखा, वो इन 3 कंपनियों की फिल्में देखकर और यहीं पर उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसी सीख के सहारे, क्योंकि हमारे देश में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पर किसी प्रकार की टेक्निकल या अन्य प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती, तो लोगों ने देख देख करके, फिल्में देख देख करके ये सब सीखा था। तो ये सब भारतीय फिल्मकार थे और उनकी फिल्में देख करके सब लोग आगे बढ़े। तो इन 3 कंपनियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है।